हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे चर्चा के मुख्य विषय हैं वो है, सबसे पहला है स्वास्थ्य और WHO के अनुसार स्वास्थ्य को मापने के मापदंड, और इसके अलावा रोग और रोग के प्रकार। तो इस अध्याय में हम इनको पढ़ेंगे, इनकी जानकारी हम हासिल करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वास्थ्य पर। देखते हैं कि ये स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, और ये शरीर की कौन सी स्थिति है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु या स्वच्छ वायु, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, संतुलित भोजन, स्वास्थ्यकर आवास, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की भावना और सौहार्दपूर्ण सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये अति आवश्यक कारक है। अतः यह आवश्यक है कि हमें उन कारकों का पता होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, कि हमारे स्वास्थ्य को कौन से ऐसे कारक हैं जो कुप्रभाव डालते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं या प्रभावित करते हैं। उन कारकों का हमको आवश्यक रूप से मालूम होना चाहिए। अब ये स्वास्थ्य शरीर की कौन सी स्थिति है, इसमें प्रमुख से रूप से 3 बिंदु हमें याद रखनी है। एक तो शरीर के निरोग होने, दूसरा शरीर के जितने भी शरीरांग हैं और अंग तंत्र है उनका सुचारू रूप से कार्य कर सकना, और मानसिक तनाव से मुक्त रहना। तो इसको हम सम्मिलित रूप से अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो ये होगा कि शरीर के निरोग होने तथा सभी शरीरांगों अंग तंत्रों को सुचारू रूप से कार्य कर सकने और मानसिक तनाव से मुक्त रहने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अब स्वास्थ्य की परिभाषा WHO ने भी प्रस्तुत किया था, WHO, और WHO का पूरा नाम है, W से मतलब है वर्ल्ड, H से मतलब है हेल्थ, और O से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, और अगर हम इसको हिंदी में कहें तो वर्ल्ड यानी कि विश्व, और हेल्थ स्वास्थ्य, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वास्थ्य की परिभाषा 1948 में दी थी, और उनके अनुसार स्वास्थ्य की जो परिभाषा है कि किसी व्यक्ति में रोग की अनुपस्थिति ही नहीं, मतलब किसी व्यक्ति में अगर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है तो हम उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहेंगे जब तक कि उसके जो शारीरिक स्वास्थ्य है यानी कि वो शारीरिक रूप से, या उसका मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मानसिक रूप से, और सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि सामाजिक रूप से वो स्वस्थ नहीं होता है, तो तब तक हम व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहेंगे। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये WHO के अनुसार कि किसी व्यक्ति में रोग की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948, हेल्थ इज डिफाइंड एज, इस प्रकार से परिभाषा दी, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। ये WHO के अनुसार ये परिभाषा
हेल्थ की दी गई। अब आते हैं कि WHO ने स्वास्थ्य को मापने के लिए कौन कौन से मापदंड दिए। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 मापदंड प्रस्तुत किए गए WHO के अनुसार स्वास्थ्य को मापने के लिए, कि वो कौन से मापदंड हैं कि हम व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे। तो 3 मापदंड हैं। सबसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य या फिजिकल हेल्थ, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ, और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य या सोशल हेल्थ। तो ये 3, शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यक्ति के जो शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं और बॉडी सिस्टम है वो परफेक्टली क्या होने चाहिए, फंक्शनिंग होने चाहिए, यानी कि क्रियाशील होने चाहिए या सुचारू रूप से क्रियाशील होने चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ इन्वॉल्व्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ बॉडी। मानसिक स्वास्थ्य में कि व्यक्ति तनाव मुक्त और एंग्जाइटी मुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ मीन्स ए स्टेट ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी एंड टेंशन। इससे मुक्त होना चाहिए तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सही है। सामाजिक स्वास्थ्य या सोशल हेल्थ कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसका वहाँ पर समाज के लोगों के साथ किस प्रकार का बिहेव है, किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, या उसकी जो फ्रेंड है उनकी किस प्रकार से उनकी आपस में समझदारी है, ये उसका सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि सोशल हेल्थ मीन्स ए मैन हैविंग गुड जॉब, ए गुड हाउस, ए हैप्पी फैमिली एंड नेबर्स एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। तो ये WHO के अनुसार स्वास्थ्य को मापने के लिए 3 मापदंड दिए गए। अब हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और शांतचित्त रहता है, हमेशा चेयरफुल रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है और विलिंग वर्कर एंड एनर्जेटिक। तो प्रत्येक कार्य को सरलता से कर लेता है और ऊर्जावान बना रहता है। तो व्यक्ति के स्वस्थ होने पर उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता भी आती है। तो ये था स्वास्थ्य, जिसमें हमने स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन और WHO के अनुसार उसके जो स्वास्थ्य को मापने के मापदंड उस पर हमने बात कर ली। अब आते हैं रोग पर। अब रोग क्या है इसको हम जान लेते हैं। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जाता है जो शारीरिक और मानसिक व सामाजिक रूप से सामान्य है। इनमें से अगर किसी भी रूप से वो असामान्य है या असामान्य होने पर व्यक्ति अस्वस्थ कहलाता है। अब वो चाहे शारीरिक रूप से असामान्य है तो अस्वस्थ कहलाएगा, अगर वो मानसिक रूप से असामान्य है तो अस्वस्थ कहलाएगा, या वो सामाजिक रूप से असामान्य है तो अस्वस्थ कहलाएगा। और इन जो तीनों मापदंड है, उन तीनों मापदंडों में यदि व्यक्ति के किसी भी प्रकार की इन तीनों में से किसी एक में कोई असामान्यता या असंतुलन या विकृति आ जाती है तो उससे या उस स्थिति को रोग कहा जाता है या डिजीज कहा जाता है। तो एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पर रोग की है कि रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें किसी कारण से सामान्य जैव क्रियाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, या जीवित जीव की सामान्य अवस्था की विकृति जो जीव के जैविक कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करती है, रोग कहलाता है। तो शरीर की कोई भी जो सामान्य अवस्था है, जो उसकी सामान्य कार्य करने की जो अवस्था है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति या कुसंक्रिया या डिस्टरबेंस आ जाता है जिससे कि उस अंग के जैविक कार्यों के निष्पादन में रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है, तो तब ऐसी कंडीशन को कहा जाता है रोग कहते हैं। तब क्लियर है यहाँ पे तक?
रोग की परिभाषा, रोग स्पष्ट हुआ। और रोग की स्पष्ट स्थिति में हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है आराम रहित रहता है। स्वास्थ्य में आप देखते हैं कि जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसमें बिल्कुल क्या है, आराम की स्थिति होती है, प्रसन्न चित्त रहता है, सक्रिय बना रहता है। लेकिन रोग की स्थिति में व्यक्ति दुखी और निष्क्रिय और उसमें कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो रोग की जो हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन की, वो जीवित जीव की सामान्य अवस्था की विकृति जो उसके या उस जीव के जैविक कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करती हैं, उसको रोग कहा जाता है। तो ये अंग्रेजी में भी लिखा है, तो आप इसको पढ़ें और अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि रोग हम कैसे पहचानते हैं। तो रोग का एक विशिष्ट कारण होता है और उसे एक खास लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है। तो कोई भी रोग है, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है या आदि या ट्यूबरकुलोसिस है, तो प्रत्येक रोग का कुछ न कुछ जो है कि है कोई न कोई विशिष्ट कारण और उनके लक्षण होते हैं और उन्हीं लक्षणों के द्वारा रोग पहचाना जाता है या रोग पहचानने में मदद मिलती है। अब मानव जो स्वास्थ्य है वो विभिन्न कारकों और स्रोतों के द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं और स्रोत हैं वो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिसको हम दो वर्गों में विभक्त करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर, और दूसरा है बाह्य कारक या एक्सटर्नल फैक्टर। तो आंतरिक कारक से स्पष्ट है कि ऐसे कारक जो शरीर के भीतर मौजूद होते हैं या उपस्थित होते हैं और हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आंतरिक कारक। बाह्य यानी कि बाहर, यानी कि वे कारक जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं और शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो वो हो जाएंगे बाह्य कारक। आइए देख लेते हैं आंतरिक कारक और बाह्य कारकों को। आंतरिक कारक वे कारक जो शरीर के अंदर स्थित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, आंतरिक कारक कहलाते हैं। अब इसमें आंतरिक कारक में क्या क्या हैं, जैसे हृदय की कुसंक्रिया, वृक्क की कुसंक्रिया, यकृत की कुसंक्रिया, दूसरा आनुवंशिक विकृति और हार्मोनों का असंतुलन। तो ये जो आंतरिक कारक है, देखिए क्या क्या हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं, जैसे हृदयघात, वृक्क असफलता, मायोपिया, हेमोफीलिया, कैंसर आदि जैसे खतरनाक हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। हृदयघात, वृक्क असफलता, मायोपिया, हेमोफीलिया और कैंसर जैसे ये आंतरिक कारक हैं। अब आते हैं बाह्य कारकों पर। बाह्य कारक जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि ऐसे कारक जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं। तो देखिए वे कारक जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं और विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव डालते हैं या उत्पन्न करते हैं, तो उनको कहा जाता है बाह्य कारक। बाह्य कारक में पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी होती है तो कई प्रकार के हीनताजन्य रोग हो जाते हैं। दूसरा सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ है। तीसरा वातावरणीय प्रदूषण और चौथा तंबाकू, एल्कोहल वो अन्य। और ये जो बाह्य कारक हैं, ये जितने भी बाह्य कारक हैं, ये या इन कारकों के प्रभाव से शरीर तंत्र पर कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और वो हानिकारक प्रभाव कुछ उदाहरण के तौर पर है, जैसे रतौंधी है, क्वासरकोर है, चेचक है, हैजा है, पीलिया, टाइफाइड और इसके अलावा जैसे निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स, हिपेटाइटिस आदि ये सभी जो हानिकारक जो प्रभाव है या जिसको हम रोग भी कहते हैं, ये बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो मानव जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाले ये कारक हैं, जिसको हमने दो वर्गों में विभक्त किया था, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। अब आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड में हम चर्चा करते हैं रोग के प्रकार।
तो आइए देखते हैं रोग के प्रकार और कौन कौन से हैं रोग के प्रकार, आइए देख लेते हैं। तो मानव रोगों को हम प्रमुख तो 2 संवर्गों में विभक्त कर सकते हैं, यानी कि 2 प्रकार के या 2 वर्गों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला आता है जन्मजात रोग, इसको आनुवंशिक रोग भी कहते हैं या कंजेनिटल डिजीज। दूसरा आता है उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है। ये 2 वर्गों में हमने मानव रोग को विभाजित किया है। जन्मजात रोग, दूसरा नाम इसका आनुवंशिक रोग भी इसको कहते हैं, और दूसरा है उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। जन्मजात से स्पष्ट है, आनुवंशिक शब्द से स्पष्ट है कि ऐसे रोग जो जन्म से ही मौजूद होते हैं, और आनुवंशिक से स्पष्ट है कि ये रोग वंशागत होते हैं, जनकों से प्राप्त होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं, यानी कि उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं। उपार्जित जो रोग हैं ये अर्जित किए हुए, यानी कि ये जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, तो इनको कहते हैं उपार्जित रोग। तो उपार्जित जो रोग हैं ये पुनः 2 प्रकार के हैं। पहला है इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं ये भी पुनः 2 प्रकार के हैं। एक पहला है कंटेजियस डिजीज और दूसरा है नॉन कंटेजियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को हम संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहते हैं। दूसरा उपार्जित रोग का जो प्रकार है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या जिसको हम कहते हैं असंक्रामक या असंचरणीय रोग। तो ये रोग के प्रकार जिसको हमने 2 वर्गों में विभक्त किया, जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग। और उपार्जित रोग के पुनः प्रकार इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग के पुनः 2 प्रकार हैं, ये है कंटेजियस डिजीज और नॉन कंटेजियस डिजीज। तो आइए रोगों को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से रोग के प्रकारों पर हम नज़र दौड़ाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले वाले स्लाइड में हमने देखा कि रोग 2 प्रकार के हैं, और वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आनुवंशिक रोग या जन्मजात रोग, दूसरा है उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। जन्मजात जो रोग है ये भी पुनः 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला इसमें आता है जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग, और दूसरा इसमें आता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग, यानी कि गुणसूत्रों की कमी और अधिकता से कई प्रकार के सिंड्रोम्स हो जाते हैं, तो ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग। उपार्जित रोग भी 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला है संक्रामक रोग, ये संक्रामक रोग हो गया। दूसरा जो प्रकार है वो है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहला आता है इसमें हीनता जन्य रोग या जिसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, अर्थात वे रोग जो पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी हो गई या विटामिन की कमी हो जाती है या आयोडीन की कमी हो जाती है या अन्य खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, तो ये हीनता जन्य रोग हो जाते हैं। तो जैसे रतौंधी है, बेरी है, घेंगा है आदि ये रोग हो जाते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है एलर्जी, और तीसरा इसमें आता है असंक्रामक रोग के अंतर्गत, और वो है कैंसर। तो ये रोगों के जो प्रकार हैं एक चार्ट के माध्यम से हमने उसके प्रकारों को डिस्कस किया है। अब हम प्रत्येक एक रोग के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं जन्मजात रोग पर या आनुवंशिक रोग। तो जैसा कि आनुवंशिक रोग या जन्मजात से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे रोग जो क्या होते हैं जन्म से ही मौजूद होते हैं, और आनुवंशिक से क्या मतलब है कि ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं, तो उनको कहेंगे आनुवंशिक रोग। तो आइए देख लेते हैं कि ये रोग जन्म से होती हैं और आनुवंशिक रूप से
अपने जनकों से प्राप्त होती हैं। ये रोग स्थायी होते हैं और आसानी से ठीक नहीं होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। तो ये आनुवंशिक रोग या जन्मजात रोग जो कि जन्म से ही मौजूद होती हैं और आनुवंशिक रूप से जनकों से प्राप्त होती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती हैं, स्थायी हैं और आसानी से ये ठीक नहीं होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आनुवंशिक रोग के अंतर्गत हैं। सबसे पहला है वर्णांधता, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है मधुमेह और चौथा है सिकल सेल एनीमिया। तो ये आनुवंशिक रोग होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं। अब आते हैं उपार्जित रोग पर। उपार्जित यानी कि अर्जित किया हुआ, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो रोग हैं ये जन्म के बाद विकसित होते हैं या जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। अब कई बार अगर आपको जो है आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग में अंतर आएगा तो आपको किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहला तो आनुवंशिक जो रोग है ये जन्म से होती हैं और उपार्जित जो रोग है ये जन्म के बाद विकसित होती हैं। आनुवंशिक रोग जैसा कि हम देखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती हैं, लेकिन जो उपार्जित जो रोग हैं ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं। आनुवंशिक रोग स्थायी होते हैं और आसानी से ठीक नहीं होते हैं और उपार्जित जो रोग है ये अस्थायी होते हैं और इलाज करने पर ये आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो उपार्जित जो रोग हैं वे रोग जो जन्म के बाद विकसित होते हैं और वंशागत नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं और आसानी से ठीक हो जाते हैं। अब जो उपार्जित जो रोग है इनको उसके संचरण के आधार पर, उसके ट्रांसमिट के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है संचरणीय रोग या कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा है असंचरणीय रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब सबसे पहले हम संचरणीय रोग पर प्रकाश डालते हैं कि संचरणीय रोग किसे कहा जाता है या कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं और कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। संचरणीय यानी कि संचारित, संचरण। तो इसको हम एक सिंपल शब्दों में अगर हम कहेंगे तो संचरणीय रोगों को हम कहते हैं फैलने वाले रोग। फैलने वाले रोग, एक सिंपल शब्दों में हमने इसका अर्थ निकाल लिया है। अब अर्थात ये मतलब हुआ कि वे रोग जो एक अस्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किन्हीं कारकों या पैथोजन के द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है संचरणीय रोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो संचरणीय जो रोग है या संक्रामक जो रोग है, जैसा भी कहा कि कुछ कारकों या पैथोजेंस या रोग जनकों के द्वारा, जैसे जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। और ये विभिन्न तरीकों से, जैसे दूषित जल, दूषित भोजन, शारीरिक संपर्क और दूषित वायु आदि के द्वारा पहुंचते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शीघ्रता से फैल जाते हैं। अतः ऐसे रोगों को कहा जाता है संचरणीय रोग। अब जीवाणु से फैलने वाले कौन कौन से संक्रामक रोग हैं और विषाणु से कौन कौन से संक्रामक रोग फैलते हैं, प्रोटोजोआ से आदि आदि देखती हैं इसको। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणु से फैलने वाले रोग या जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोग देखिए यहाँ टाइफाइड, क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, एंथ्रेक्स, निमोनिया, प्लेग, लेप्रोसी और डिप्थीरिया। विषाणु जनित रोग यानी कि जो विषाणुओं से फैलते हैं, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, रेबीज और हेपेटाइटिस एड्स आदि। प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं वो है मलेरिया, अमीबियासिस, अमीबता, काला आजार और स्लीपिंग सिकनेस। हेलमिंथ से होने वाले जो रोग हैं टीनियसिस, एस्केरियासिस
और एलिफेंटेसिस। तो ये जो है कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए या 2 विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, तो आपको इनमें से कोई 2 लिखने हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए, तो इनमें से आप कोई 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था संचरणीय रोग, और इस शब्द को आपको समझ लेना है। तो इसका अर्थ आपने निकाला कि फैलने वाले रोगों को कहते हैं संचरणीय रोग या संक्रामक रोग, जो कि एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से किन्हीं कारकों या रोगजनकों के द्वारा फैलते हैं, आसानी से फैलते हैं, शीघ्रता से फैल जाते हैं, तो उनको कहा जाता है संचरणीय रोग। और इसको हमने यहाँ पर जीवाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं, विषाणु से कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ से और हेलमिंथ से। तो इस प्रकार ये संचरणीय रोग। अब हम संचरणीय रोग के अंतर्गत टाइफाइड, क्षय रोग, निमोनिया और विषाणु जनित रोगों में जैसे पोलियो और रेबीज, हेपेटाइटिस, एड्स, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में मलेरिया, अमीबियासिस, और हेलमिंथ से होने वाले रोगों में एस्केरियासिस और एलिफेंटेसिस पर चर्चा करेंगे विस्तार से आगे अगले सेशन में करेंगे ये। और तब तक के लिए हम आज का सेशन यहीं पर बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, और अगले नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।